मार्केट से मिले जुले संकेत, डाउ जोन्स हल्की बढ़त के साथ बंद तो यूरोप में दिखी कमजोरी। जापान में शानदार तेजी लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती। आज नजर रहेगी डिफेंस शेयरों पर। सोमवार को डिफेंस एक्सपो में होगी नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का ऐलान। 1 अप्रैल 2016 से नई नीति लागू। महिंद्रा एंड महिंद्रा को भरोसा, पॉलिसी से मिलेगा बूस्टर। कमोडिटी ब्रोकिंग समेत 25 तरह के एनबीएफसी में 100% एफडीआई का ऐलान जल्द। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। ब्रोकिंग कंपनियों के शेयरों में आज दिख सकता है उछाल। भारतीय एयरटेल तंजानिया का टावर कारोबार अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन को बेचेगी। करीब 1200 करोड़ रुपए में हुई डील। कर्ज घटाने में होगा रकम का इस्तेमाल। सीएनबीसी आवाज टेक गुरु अवार्ड्स का ऐलान। बेस्ट पैसा वसूल फोन का अवार्ड मोटो एक्स प्ले को। सैमसंग गैलेक्सी S6 एज को मिला मोस्ट स्टाइलिश फोन का अवार्ड। बुक माई शो को इजी ऐप अवार्ड। और एप्पल ने लॉन्च किया 4 इंच का आईफोन SE, कीमत 39,000 रुपीज तय। 9.7 इंच का आईपैड प्रो भी लॉन्च। तो हेमंत, एक नया आईफोन लॉन्च होता हुआ दिख रहा है और वो भी सस्ते दाम पर। बिल्कुल, आईफोन SE। कल रात तक तो इसका दाम वैसे 30,000 था और आज सुबह सुबह जब देखा तो दाम 9,000 रुपए बढ़कर अब 39,000। जी हाँ, 39,000 हो गया है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार आईफोन का नया वर्जन ऐसा आ रहा है जो कि पिछली बार से सस्ता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, पिछली बार से सस्ता है। लेकिन सेल्फी लवर्स जो देश में देखिए बढ़ते जा रहे हैं ना, उनके लिए अभी भी थोड़ी चिंता की बात है। इस फोन को अगर आप देखें 12 मेगापिक्सल्स का जो कैमरा है वो तो ठीक है पीछे वाला, लेकिन आगे वाला कैमरा जिसको लेकर लोग सेल्फी दरअसल क्लिक करते हैं वो मात्र 1.2 मेगापिक्सल। यानी कि इसकी असली टेस्टिंग तब होगी कि लड़कियां इसे पसंद करती है नहीं, क्योंकि सेल्फी लवर्स ज्यादा लड़कियां हैं। और दूसरी बात है कि मैं आईफोन 6 तो वैसे इस्तेमाल कर ही रहा हूं, लेकिन अब बड़ी बात अपग्रेड करेंगे। वैसे अपग्रेड होगा या डाउनग्रेड होगा, मैं ये भी सोच रहा हूँ। शायद इसे बेचकर वो मिल जाए नया, वो हो सकता है। लेकिन एनीवे, एक नया आईफोन लॉन्च होता दिख रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, देखेंगे किस तरह का रिस्पॉन्स इस आईफोन को आता है। लेकिन नए नए गैजेट्स के शौक रखने वाले और सेल्फी के दीवानों के लिए और जो नए नए फोन हाथ में रखना चाहते हैं उनके लिए ये एक तोहफा है एप्पल की तरफ से। चलिए, लेकिन बाजार में आज किस तरह का माहौल रहेगा ये बड़ा सवाल है। और ग्लोबल मार्केट थोड़े सुस्ती के माहौल में, बिल्कुल काफी सुस्ती के माहौल में है ग्लोबल मार्केट। लेकिन भारतीय बाजारों में देखिए एक अच्छी चाल देखने को मिल रही है। हमारे शो में हमारे साथ हमारे 2 एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे वो अप्रोच करेंगे आज भारतीय बाजारों को। सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक जुड़ेंगी और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी भी जुड़ेंगे। लेकिन अनिल, सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस रन रेट से भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है, 100 पॉइंट हर रोज ऊपर, देखिए 7700 के लेवल के ऊपर जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी है। क्या ये तेजी आज और कल हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है, बरकरार रहेगी या फिर आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिलेगी? देखिए, तेजी तो है, इसमें कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए और डेटा भी वैसा ही दिखा रहे हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन आज पहली बार थोड़े मुझे सावधानी के संकेत दिख रहे हैं और वो सावधानी के संकेत घरेलू इंटरनेशनल मार्केट से नहीं है। इसलिए मैं नहीं कह रहा सावधानी के एशिया में थोड़ा ठंडा कारोबार है या अमेरिका बहुत तेजी से बढ़कर बंद नहीं हुआ, लेकिन हमारे डेटा में थोड़े से सावधानी के संकेत हैं और इसीलिए रणनीति अब भी साफ है। तेजी का बाजार है, खरीदारी करनी है लेकिन अपने लेवल से। इसलिए आज मैंने स्ट्रेटेजी बहुत अलग तरीके से बनाई। पर्टिकुलर लेवल पर मैं खरीदारी करूंगा और आज के लिए मैंने निर्णायक लेवल को चुना है 7,700 को। 7,700 के ऊपर है आप हैं तेजी में, 7,700 के नीचे है तो थोड़ा सा सावधान रहना है। खरीदारी कहां करनी है? खरीदारी करनी है आपको 7,650 के आसपास। इंतजार करें, जब डिप मिले तब 7,650 के आसपास खरीदारी करें। 7,600 को स्टॉप लॉस रखें और 7,750-75 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें। ये रहा है निफ्टी पर और इसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा वायदा कारोबार के आंकड़ों में। और बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है 15,850 के आसपास। 15,700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 16,000 से लेकर 16,200 की रेंज तक के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकते हैं। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है आईटी शेयर, कैपिटल गुड्स शेयर, कुछ हद तक चाय और शुगर के शेयर, ये शेयर आपको तेजी करते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल रुझान तेजी का रखना है, खरीदारी अपने लेवल से करनी है। ये ना सोचे कि अब 7,750 के आसपास आपकी बस मिस हो गई, तुरंत 8,000 हो जाएगा। होगा, इसमें कोई डाउट नहीं,
लेकिन आराम से होगा, तो इंतजार करें डिप्स का और तब खरीदें। चलिए पेन और पेपर ले लीजिए, नोट कर लीजिए इस लेवल को 7700 के नीचे 7650 पर आए निफ्टी, तभी वहां पर आपको खरीदारी आज के दिन करनी चाहिए। चलिए आपको दो और राय दिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की। सिमी और विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आप देखिए रेट कट होप्स बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज एक नया ट्रिगर आ जाता है जिससे होप बढ़ जाता है कि ब्याज दरें तो घटेंगी, और अभी भी कुछ लोग कहते हैं शायद 5 अप्रैल तक का इंतजार गवर्नर साहब ना करें, क्योंकि जो चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल कंड्यूसिव हैं। और साथ ही एफआईआई बाइंग भी देखिए लगातार रोज होती जा रही है। कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को आप? बिल्कुल हेमंत, आपने और अनिल जी ने जो विश्लेषण किया, मैं भी बिल्कुल उससे सहमत हूं। मुझे लगता है जिस तरह से बाजार में हमने जो एक पॉजिटिव बजट के बाद जो एफआईआई की जबरदस्त खरीदारी के कारण एक स्पेक्टेकुलर रैली देखी है, तो अब इन लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ी थकान बाजार को बिल्कुल हो गई है और होनी भी चाहिए। वो बाजार के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और आने वाले दिनों में जो ट्रिगर रहेगा वो आरबीआई की पॉलिसी या रेट कट का अनाउंसमेंट ही रहेगा। और जिस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, चाहे वो इन्फ्लेशन के नंबर्स है या आईआईपी के कमजोर नंबर्स है, या फिर अभी जो हाल ही में फ्राइडे को सरकार ने जो स्मॉल सेविंग्स रेट को कम किया है, तो इन सबको देखते हुए रेट कट 25 बेसिस पॉइंट तो गिवन ही है। बट मुझे लगता है ये पॉलिसी के पहले 50 बेसिस पॉइंट का एक सरप्राइज रेट कट आना चाहिए और वो एक मेजर पॉजिटिव ट्रिगर होगा। इसके बाद बाजार में एक अच्छी तेजी यहां से भी बन सकती है। तो मेरी राय में बिल्कुल जैसे आप लोगों ने बताया कि जो भी अगर एक करेक्शन आता है बाजार में, आज बाजार अगर जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, अगर थोड़ा सब्ड्यूट खुले और ये थोड़ा और करेक्ट हुए तो वो एक बाइंग करने का ही मौका रहेगा। तो उन जो गिरावट पे खरीदारी के लिए बाजार में तैयार रहना चाहिए और उस समय लॉन्ग करना चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी की राय। लेकिन सिमी, निफ्टी पर आप क्या लेवल्स देख रही हैं और खरीदेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी आएगी, कोई चिंता नहीं है। थोड़ा बहुत सबड्यूट ओपनिंग का जो आप लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि वो मार्केट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस जगह पे आने के बाद मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। निफ्टी का 7700 से नीचे अगर निफ्टी मिलता है 7680 और 7675 के बीच में, और निफ्टी अगर उस रेंज को रिफ्यूज करता है नीचे जाने से, उस रेंज को सपोर्ट लेता है, तो मुझे लगता है कि वहीं पे लॉन्ग जाना पड़ेगा। 7650 या 7640 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग खरीदारी करेंगे। 7640 का ही स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि 7650 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो सकता है। तो उससे नीचे स्टॉप लगा के मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूं। मुझे लगता है कि निफ्टी इस मूव में जितना मोमेंटम निफ्टी में है, आज ही शायद निफ्टी को 7740, 7770, 80 इस रेंज के आसपास जाने का कोशिश निफ्टी जरूर करेगा। पर ओवरऑल निफ्टी में स्ट्रेंथ है। अगर निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे जाता भी है तो भी मुझे लगता है कि मेजर जो ब्रेकआउट आया था वो 7600 से 7550 के ऊपर आया था। तो आप कोई भी डिप में जब तक निफ्टी उस रेंज को होल्ड करता है, बाय ऑन डिप्स रखेंगे और ऊपर में 7900 से 7950 का टारगेट रखेंगे। मुझे लगता है कि निफ्टी अभी अच्छा ही है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखना ही बेहतर है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, कंसोलिडेट कर सकता है भारतीय बाजार, तो ध्यान रखें, गिरावट में ही खरीदारी करें। लेकिन एफआईआईज इन्होंने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। आप देखिए बजट के बाद से जो जोर शोरों से इनकी तरफ से खरीदारी हो रही है, कल भी हमने देखा 1400 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग, बड़ी बाइंग कही जाएगी। लगता है कि इन्हें ज्यादा होप्स हैं आरबीआई गवर्नर से रेट कट के। एक्चुअली मैं देख रहा था इस पूरी सीरीज में, मार्च की सीरीज में 10,200 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआई की हो चुकी है। सामने डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली सिर्फ 3600 करोड़ की और इंडेक्स फ्यूचर्स में 8,200 करोड़ की खरीदारी की है। तो ओवरऑल एफआईआई की खरीदारी के आंकड़े बेहद दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये बाजार में जोश भरने वाले, और यही वजह कि हम बाकी सब डेटा को देखकर भी यही करें कि ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, क्योंकि जब तक एफआईआई इतनी दमदार पैसा लगाने के लिए तैयार है बाजार में, तब तक कोई घबराने की बात नहीं। और उनके सामने डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली बहुत ज्यादा है नहीं। हाँ, वायदा कारोबार में कल जरूर उनकी खरीदारी में थोड़ा धीमापन आया है। इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा मैं आपके सामने रखता हूं, 250 करोड़ की खरीदारी की। लेकिन इन डेटा को अगर आप विश्लेषण करके देखेंगे तो एफआईआई ने बैंक निफ्टी में ही खरीदारी की है, निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है एफआईआई की तरफ से, तो निफ्टी में इन लेवल्स पर कल एफआईआई की तरफ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है तेजी की पोजीशन पे। और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा बिकवाली का आंकड़ा है, 78 करोड़ का, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बिकवाली का आंकड़ा है। और 600 करोड़ के उन्होंने ऑप्शंस बेचे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो ऑप्शन बेचे उनकी जो पुरानी पोजीशन से पुट खरीदे हुए थे एफआईआई ने वहां पर वो पुट बेच दिए, यानी कि अपनी मंदी की पोजीशन को कम किया है। तो बजाय ये कि एग्रेसिवली वो निफ्टी फ्यूचर्स खरीदते, उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन को कम किया। तो बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश एफआईआई कर रहे हैं। तो एफआईआई के इन डेटा से क्या पता चलता है? वो पता ये चलता है कि वो वायदा कारोबार के इन लेवल्स पर वो थोड़ा सा
वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में है। लेकिन कैश मार्केट में उन्हें बहुत क्लियर है कि बाजार को ऊपर जाना है और उस लिहाज से खरीदारी करनी, या फिर उनके पास फ्लोज हैं, पैसा आ रहा है इसलिए खरीदारी कर रहे हैं। ओके, चलिए अब तो एफआईआईज का जो फ्लो है वो काफी बेहतरीन होता हुआ दिख रहा है और आप देखिए इसी के चलते करीब 50 में से 24 निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो या तो 200 दिन के डीएमए के करीब पहुंच चुके हैं या फिर उसके ऊपर निकल चुके हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है फार्मा से लोग निकल रहे हैं, हाई बीटा में बाजार शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और ये काफी पॉजिटिव संकेत भी है। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं। आज एक एक टॉप ट्रेड दोनों की तरफ से आपको बताते हैं। सिमी बताइए, अगर एक सौदा आपको आज बाजार में करना हो बाजार खुलने के बाद तो कौन से शेयर में करेंगी, किस तरफ करेंगी? हेमंत, लॉन्ग साइड में ही करेंगे। एक ही ट्रेड अगर लेना है इंट्राडे के लिए तो एक्सिस बैंक को ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि डेली चार्ट में अच्छा ब्रेकआउट आया था 440 से 436 के बीच में। उस रेंज को अगर एक्सिस बैंक होल्ड करता है तो स्टॉप लॉस लगा के खरीदने का सलाह दे रही हूँ, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया है उसके बेसिस पर एक्सिस बैंक को 460 तक जाना चाहिए। इंट्राडे में इतना बड़ा रैली तो एक्सिस बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है, पर जो भी है 455 से 400 मतलब 458 तक तो ये कभी भी जा सकता है। मुझे लगता है कि नीचे खरीदारी करने का मौका ढूंढना पड़ेगा 437 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। और एक ट्रेड अगर डिलीवरी के लिए ढूंढेंगे तो मुझे लगता है नेल्को को ढूंढना पड़ेगा। नेल्को को मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम इसमें आने वाला है। 110 से 115 का अपसाइड का टारगेट है मेरा और नीचे 88 के नीचे स्टॉप लगा के मैं खरीदारी करने का राय दे रही हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन विकास की लिस्ट में मैं बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारे सेक्टर देख रहा हूं, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो दिखा है आपकी रिकमेंडेशन में सबसे नीचे है विकास और वो है ल्यूपिन। आपका ये कहना है कि अब ल्यूपिन में और कमजोरी हो तो खरीदारी करनी चाहिए, बताइए ऐसी राय क्यों रख रहे हैं आप और क्या फिर टारगेट्स होंगे ल्यूपिन के लिए? देखिए अनिल जी, बिल्कुल ल्यूपिन में हमने पिछले सप्ताह बहुत एक बड़ी करेक्शन देख ली है। स्टॉक में न्यूज नेगेटिव थी, इनके गोवा प्लांट पे जो इंस्पेक्शन हुआ उसके कारण से स्टॉक में, और प्लस जो डोमेस्टिक भी फार्मा जो बैन किया उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। बट मुझे लगता है ये जो करेक्शन है ये अति हो गई है और एक कंट्रेरियन अप्रोच मेरी रहेगी और मेरी राय में इन लेवल्स पे ल्यूपिन में या यहां से अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करने का मौका रहेगा और वन शुड बी कंट्रेरियन एंड बाय इनटू ल्यूपिन इफ इट फॉल्स फर्दर फ्रॉम दीज लेवल्स। कि ल्यूपिन ये वो स्टॉक है जिस पर आपको आज तेजी का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही एक ब्रोकिंग कंपनी भी है, एक डिफेंस की कंपनी भी है जिस पर हमारे एक्सपर्ट बुलिश हैं, विकास बुलिश हैं। विकास के कौन से वो दोनों ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं आपको बताएंगे कुछ ही देर में इसी शो में आगे। लेकिन अनिल, एफआईआईज की बात तो आपने की, लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या आप तेजी थकती हुई दिख रही है? ये बताइए, ये भी कोई संकेत मिल रहा है कि इस सीरीज में निफ्टी क्या 7,800-900 तक जा सकता है? किस तरह के संकेत हैं? ऊपर के लिए तो जगह बहुत खुली हुई है, नीचे की रिस्क बहुत कम है, ये डेटा में साफ दिख रहा है। लेकिन कल के डेटा में मुझे एक ही दिक्कत है हेमंत, क्योंकि 100 पॉइंट की तेजी मैं एक दिन में नहीं देखना चाहता। अच्छी लगती है तेजी होना, लेकिन जिस स्पीड से कल बाजार बढ़ा है वो थोड़ी सी रिस्क पैदा करता है और वो इसलिए हो रही है ऐसा लग रहा है। हाँ, ये बात सही है। और दूसरी बात क्या है कि आप कल की खरीदारी के बाद कुछ अहम और इंटरेस्टिंग लेवल्स पर आ गए, तो वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ थोड़ा सा सावधान रहने की ओर इशारा कर रहे हैं। वो मैं कुछ डेटा बताऊं आपको। पहला तो है पुट कॉल रेशियो, बहुत दिनों बाद पुट कॉल रेशियो 1.05 पर आया है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये ओवरबॉट हो गया है, लेकिन जनरली हमने ये देखा कि पुट कॉल रेशियो 1.05 1.10 के आसपास जब भी आता है थोड़ा सा करेक्शन एक मिलता है बाजार को। तो कल जो कमजोर ट्रेडर्स जिन्होंने दम लगाकर बहुत सारी तेजी की पोजीशन बना ली कि अब तो बाजार नीचे नहीं जाएगा, उन्हें थोड़ा सावधान रहना है। और वो सावधान इसलिए भी रहना है, कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 7,700 पर है। कल हमने 7,700 के आसपास ही क्लोजिंग ली है, तो मंदी करने वाले ट्रेडर्स के लिए आखिरी उम्मीद है कि वो कोशिश करे बाजार यहां पर रुके और थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा साथ देते हुए दिख रहे हैं। तो दूसरा सावधानी का पॉइंट वो है। तीसरा सावधानी का पॉइंट आ रहा है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में देखिए आप 2000 पॉइंट से ज्यादा की नॉन स्टॉप तेजी हो चुकी है पहली मार्च से लेकर अब तक। अब बैंक निफ्टी 16,000 के पास आ गया और 16,000 पर बैंक निफ्टी में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो उसे पार करने के लिए आपको फ्रेश ट्रिगर चाहिए। तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि यहां पर तेजी खत्म हो जाएगी, लेकिन इन लेवल्स के आसपास आकर जो कमजोर ट्रेडर्स है उन्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और थोड़ा करेक्शन हो गया उसके बाद आप फिर से खरीदारी कीजिए, फिर से तेजी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्पीड थोड़ी कम हो जाए बाजार की, थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़े कमजोर ट्रेडर्स निकल जाए, उसके बाद बेहतर होगा। आज 7,700 को मैंने निर्णायक लेवल क्यों चुना है वो बता दूं आपको, और वो इसलिए कि 7,700 पर पुट में कल 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में नया एडिशन हुआ है। तो जब तक इस लेवल के नीचे ये बाजार न टिकता हुआ नजर आए, तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने कल पुट बेचे वो घबराएंगे नहीं। और 7,600 के स्टॉप लॉस को मैं इसलिए कह रहा हूं, 27 लाख शेयरों का एडिशन
वहां पर हुआ है कल ही के सेशन में। एक दिन में हेमंत 2 स्ट्राइक प्राइस पर 47 लाख शेयरों का एडिशन पुट में, बड़ी बात। तो लोग क्या कॉन्फिडेंस से पुट बेचकर जा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 40-50 पॉइंट नीचे मिले तो बहुत ही अच्छा है। चलिए तो फिर से एक बार नोट कर लीजिए, 7650 ये वो लेवल है जहां पर निफ्टी आया तब आपको खरीदारी करनी चाहिए। आज के दिन ये राय निकल कर आ रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए आप। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है इस समय निफ्टी पर। ये भी बताएंगे कि कौन से सेक्टर्स, स्टॉक्स आज के दिन रहेंगे फोकस में, फ्लेवर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया ये जानने का कि 5 एक्सपर्ट्स चार्ट्स देखकर निफ्टी पर आज क्या राय दे रहे हैं। ये देखिए rajatbose.com के रजत बोस की राय, बुलिश है मार्केट पर, 7780 के टारगेट्स, 7650 का स्टॉप लॉस भी रखें। मनोज सचदेव हेम सिक्योरिटीज के वो भी स्टॉप लॉस वही दे रहे हैं, 7650, लक्ष्य 7800। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कुणाल दायमा की राय भी खरीदारी करने की है, 7830 का टारगेट, 7625 का स्टॉप लॉस। कुणाल के साथ कुणाल सराव की इक्विटी रश के खरीदना चाहते हैं निफ्टी को, 7650 स्टॉप लॉस है, टारगेट थोड़ा छोटा 7750 पर। हिमांशु शर्मा, जी हाँ, ये हमारे 5वें एक्सपर्ट है और देखिए ये भी भारतीय बाजारों पर आज बुलिश हैं, 7745 का टारगेट, 7640 का स्टॉप लॉस। तो पांचों के पांचों एक्सपर्ट भारतीय बाजारों पर आज बुलिश। और खरीदारी करने की राय सबकी। नीचे की तरफ जो अहम लेवल है वो है 7650 का। ऊपरी स्तरों पर निफ्टी पर जो लेवल आपको नजर में रखनी चाहिए 7750, 7800, ये पांचों एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक। और 5 में 3 और जोड़ दें, मुझे और सिमी और विकास को, हम 3 भी बुलिश और हेमंत आप भी बुलिश, 9 में से 9 आज फिर से बुलिश है। ये राय निफ्टी पर इस वक्त। चलिए जी हाँ, सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीरीज 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए अभी डाउनलोड करें आओ advisoryMandi.com मोबाइल ऐप। जी हाँ, अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया ये जानने का कि आज के टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। JMC प्रोजेक्ट, ये स्टॉक आज रहेगा एक्शन में। 930 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स जीते हैं इस कंपनी ने। चलिए, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन की सब्सिडी है तो उस शेयर पर भी नजर रखिएगा। साथ ही नजर रखिए भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर। जी हाँ, 1350 टावर्स थे इनके तंजानिया में, उसको ये बेच रहे हैं अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन को। करीब 1200 करोड़ रुपए कंपनी के हाथ लगेंगे और उससे अपने कर्ज को घटाएगी ये कंपनी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही अपने टावर्स बेच रहे हैं, 9 अफ्रीकन कंट्रीज में पहले भी अपने टावर्स बेच चुके हैं और 2 देशों में अपने पूरे के पूरे ऑपरेशन भी बेच चुके हैं। और ऐसा नहीं है हेमंत कि हमेशा यूएस एफडीए से खराब ही खबरें आती हो, अच्छी भी आती है। इंडोको रेमेडीज, ये अगला स्टॉक है जिस पर नजर रखिए, क्योंकि गोवा में जो इनका प्लांट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी मिल चुकी है। कुछ तो एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए शेयर में। बिल्कुल, इंडोको रेमेडीज पर नजर रखिए। साथ ही नजर रखिए आज ब्रोकिंग कंपनियों पर भी जबरदस्त रैली इसमें देखने को मिल सकती है। वैसे बाजार की तेजी का तो फायदा इनको मिलेगा ही, लेकिन जियोजित, बीएनपी पारिबा, एडलवाइज, साथ ही दूसरी कंपनियां हैं जेएम फाइनेंशियल्स, रेलीगेयर, आईआईएफएल होल्डिंग, लंबी लिस्ट है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब पर नजर रखिए। और एमसीएक्स पर नजर रखिए क्योंकि सरकार 100% एफडीआई एनबीएफसीज में लाने की बात कर रहा है। कुछ और कैटेगरीज हैं एनबीएफसीज की जिसमें एक कैटेगरी इंपॉर्टेंट है और वो है कमोडिटी ब्रोकिंग की कैटेगरी। और उसमें अगर 100% एफडीआई वो भी ऑटोमेटिक रूट से आता है तो बड़ा फायदा आज इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। यहां पर जरूर नजर रखिएगा। तमाम डिफेंस के कारोबार से जुड़े हुए शेयर रह सकते हैं एक्शन में, क्योंकि 1 अप्रैल से नई डिफेंस प्रोक्यूरमेंट नीति लागू होगी और इसका ऐलान होगा अगले सोमवार को। महिंद्रा एंड महिंद्रा, वालचंद नगर, पीपावाव डिफेंस, जिसे अब आप रिलायंस डिफेंस के नाम से जानते हैं, भारत फोर्ज, ये तमाम कंपनियां हैं जहां पर काफी कुछ एक्शन हो सकता है डिफेंस नीति के चलते। चलिए, तो डिफेंस शेयरों पर रखिए नजर, ब्रोकिंग कंपनियों पर रखिए नजर। और मैं आपको कुछ देर पहले कह रहा था कि विकास की पिक्स हैं 2, इन्हीं दोनों सेक्टर्स में से कौन से वो स्टॉक्स हैं जो विकास को पसंद है, जहां पर आज आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए, ये सब जानेंगे विकास से एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिमी भौमिक हमारे साथ बनी हुई है, उनसे जानेंगे कौन से स्टॉक्स चार्ट्स पर उनको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं इन दोनों सेक्टर्स।
और बाजारों के खुलने की तैयारी, उससे पहले बता दें आपको एशियाई बाजारों में अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। खासतौर से निक्केई के बाजार जो छुट्टी के बाद खुले मजबूत दिख रहे हैं, बाकी बाजारों में थोड़ा शांत कारोबार। लेकिन सरकार ने लंबे इंतजार के बाद रक्षा खरीद नीति यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इस पॉलिसी के तहत सबमरीन, फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और हथियार बनाने के प्रोजेक्ट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए शुरू किए जा सकेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लक्ष्मण, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस नई रक्षा नीति में, रक्षा खरीद नीति में क्या खास बातें हैं? इस डिफेंस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि अब जाकर कोई भी हथियार खरीदना हो या फिर डिफेंस से जुड़े हुए कोई भी मशीनें खरीदनी हो तो वहां पर इस बात को प्राथमिकता दी जाएगी कि ये मशीन या फिर ये हथियार अगर देश में बना है, उसकी डिजाइनिंग अगर देश में हुई है, उसकी तकनीक अगर देश में विकसित हुई है, तो उन हथियारों, उन मशीनों को खरीदने में प्राथमिकता दी जाएगी, इंपोर्ट को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यानी देश में हथियार या डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के लिए ये पॉलिसी काफी मददगार साबित होने वाली है और डिफेंस को लेकर इंपोर्ट पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भी डिफेंस से जुड़े हुए जो भी फैक्ट्री बनाने की बात है या फिर पनडुब्बी के प्रोजेक्ट हो, हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट हैं या फिर फाइटर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मंजूरी दे दी गई है। संवेदनशील और बेहद जरूरी हथियार और मशीनें खरीदने की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। हथियार और मशीन खरीदने का जो मैनुअल तैयार किया जाता है प्रक्रिया का, उस मैनुअल को हर 2 महीने में अपडेट किया जाएगा ताकि जरूरत के मुताबिक उसमें फेरबदल किया जाए ताकि हथियारों और मशीनों की खरीद में किसी भी तरह की कोई लेट लतीफी ना हो। चलिए, तो अगले हफ्ते यानी सोमवार के दिन इस पॉलिसी का पूरा औपचारिक ऐलान होता हुआ नजर आएगा। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है जिस पर आपसे राय जानना चाहते हैं, लेकिन विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये बताइए, काफी सारे शेयर हैं जिस पर नजर है। कल भी हमने देखा था कई शेयरों में रैली बनती हुई नजर आई। पिपावा, वालचंद, बीएल, बीएमएल, भारत फोर्ज आज भी फोकस में रहेंगे। आपको कौन सा शेयर पसंद है इस पूरे सेक्टर में? देखिए हेमंत, ये जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट आना है, उसका पॉजिटिव रुझान पूरे ही डिफेंस सेक्टर में आज रहेगा। मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर ही आज बहुत अच्छे गेम्स के साथ ही खुलना चाहिए। इसमें जो सबसे पहली पसंद होगी वो होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड डिफेंस की कंपनी है और यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। बट आज खरीदारी करने का मौका शुरुआत में तो नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे लगता है ये सब गैप अप भी खुलने चाहिए। इसके अलावा भी जो सेकेंड रैंक डिफेंस स्टॉक्स है, जैसे वालचंद नगर इंडस्ट्रीज है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है, एक एक्सिस किड्स करके एक कंपनी है जिसको पहले भी मैंने 1-2 बार आपके चैनल पर रिकमेंड किया हुआ है, वो भी डिफेंस के कारोबार में है। फिर एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी इसका एक रोल्टा, जो छोटी साइज की जो बीटन डाउन एक स्टॉक है, उसमें भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की कंपनियों पे एक नजर होनी चाहिए। बट मुझे लगता है ये सब आज गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए इन सब में। जोरदार गैप अप ओपनिंग इन पूरे के पूरे सेक्टर में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पिक्स पूछें तो बीईएल जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लक्ष्मण, कमोडिटी ब्रोकिंग सहित एनबीएफसीज के 25 सेगमेंट्स में भी ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का ऐलान होने वाला है। बताइए, आपकी एक्सक्लूसिव खबर है, क्या है पूरा प्रस्ताव? जो प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमोडिटी ब्रोकिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को 100% एफडीआई की छूट दे दी जाएगी और वो 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से होगा। यानी एफडीआई लाने के लिए किसी भी तरह की कोई मंजूरी की जरूरत यहां पर नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि एफडीआई लाने वाली कंपनियों के लिए कोई भी न्यूनतम पूंजी की शर्त नहीं रखी गई है, एफडीआई की न्यूनतम शर्त नहीं रखी गई है। तीसरी बात, एफडीआई लाने वाली कंपनियां डाउन स्ट्रीम कंपनियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगी, एक बड़ी छूट दी गई है और सरकार का मानना है कि इससे कमोडिटी ब्रोकिंग का कारोबार काफी फैलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कमोडिटी ब्रोकिंग के अलावा 25 और ऐसे सेक्टर की पहचान की गई है जिसमें स्टॉक ब्रोकिंग, रिसर्च एनालिस्ट जैसे सेक्टर इसमें शामिल किए गए हैं। और यह प्रस्ताव जो है वित्त मंत्री के बजट में ऐलान किए गए उस प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया था कि 18 एनबीएफसी के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली दूसरी कंपनियों में भी एफडीआई की छूट दी जाएगी। और वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई थी और इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और कभी भी इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग है, कमोडिटीज ब्रोकिंग में 100% विदेशी निवेश, ये होना लगभग तय है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर इसी पर राय लेते हैं, कितना फायदा मिलेगा कमोडिटी मार्केट्स को, कमोडिटी ब्रोकर्स को। हमारे साथ आनंद राठी कमोडिटीज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रीति गुप्ता इस वक्त लाइन पर हैं। प्रीति जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इरादा तो अच्छा है सरकार का कि 100% एफडीआई खोली जाए कमोडिटीज ब्रोकिंग में, लेकिन जब तक एफआईज को हिंदुस्तान में कमोडिटीज की ट्रेडिंग अलाउ नहीं करेंगे तब तक कितने एफआईज पैसा लेकर आएंगे, ये बताइए।
गुड मॉर्निंग अनिल जी। ये खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है कि एफडीआई कमोडिटी मार्केट जो इंडिया में अभी भी अंडर डेवलप्ड है, इन द सेंस कि हमारे पास अभी सिर्फ फ्यूचर्स हैं। जब तक कि डेरिवेटिव्स नहीं आते, मार्केट डेप्थ नहीं बढ़ती, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस नहीं पार्टिसिपेट करते, मेरा मानना है कि एफडीआई इंटरेस्ट इस मार्केट में आना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो काफी काम हमको होम टर्फ पे करना जरूरी है इसके पहले कि हम एफडीआई मनी यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाए। तो एक तो आपने बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बनना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन क्या अभी भारतीय बाजार इसके लिए तैयार हैं क्या कि हिंदुस्तान के बाजारों में कमोडिटीज में एफआईएस को भी ट्रेडिंग अलाउ की जाए, या पहले हमारे इंस्टीट्यूशंस काम करके देख लें उसके बाद उनके बारे में सोचें? बिल्कुल यही मेरा कहना है कि अभी हमारे इंस्टीट्यूशंस भी नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, बैंक्स नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और सबसे जरूरी बात यह कि कमोडिटी मार्केट्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है इंटरनेशनल कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, क्रूड, सोया एटसेट्रा, और बाकी हमारी जो खुद की होम ग्रोन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है जो अभी भी काफी हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उस मार्केट को, क्योंकि हम एग्री सेंसिटिव, एग्री प्राइसेस सेंसिटिव कंट्री हैं। तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि एफआईआई का मनी या एफडीआई मनी इस समय आना, जब तक कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में नहीं है तब तक शायद थोड़ा मुश्किल हो। राइट। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और कमोडिटीज ब्रोकिंग के लिए एफडीआई पर विचार कर रही है, लेकिन मार्केट्स को और ओपन अप करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा पार्टिसिपेशन देना होगा। प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज सुबह और अपनी राय हमें देने के लिए। इस तरह की बातें चल भी रही हैं कि सरकार कुछ और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक बात तो तय है, एफएमसी के सेबी के साथ विलय के बाद अब रेगुलेटर जिस तरह से मजबूत हो गए हैं, नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने वाले हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत जरूरी है, जो प्रीति जी भी कह रही थी कि जब तक कमोडिटीज में आप ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ नहीं करेंगे तब तक मार्केट बड़े नहीं होंगे, तब तक बड़े इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन नहीं आएगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सेबी इसको जल्द मंजूरी भी दे सकता है, ये भी हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। तो चलिए कमोडिटीज पर नजर रहेगी। विकास, इस खबर के दम पर आपने कुछ स्टॉक्स चुने हैं, बताइए क्या खरीदेंगे आप? देखिए अनिल जी, जो सिंगल स्टॉक अगर इस क्षेत्र से देखना हो तो मुझे जियोजेट बीएनपी पारिबा पसंद आता है, बिकॉज ऑलरेडी चूंकि बीएनपी पारिबा इनके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एफडीआई लिमिट हाइक होने से इसका एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है। और बाकी भी जो स्टॉक्स है जैसे रेलीगेयर है, जेएम फाइनेंशियल है, एडलवाइज है, इन सब में भी आज तेजी का रुझान बना रहेगा। बट मुझे नहीं लगता कि इनमें आज खरीदारी करने के लिए मौके मिलेंगे, बिकॉज ये भी मुझे लगता है गैप अप के साथ ही खुलने चाहिए। ओके, तो ये राय इन तमाम शेयरों पर। सबसे बेहतरीन स्टॉक जो आज एक्शन में रह सकता है कमोडिटीज बाजार के दम पर, कमोडिटीज स्टॉक्स में, वो है जियोजीत बीएनपी पारिबा। यहां पर नजर आप जरूर बनाकर रखें। चलिए आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज के टेक गुरु अवार्ड्स में कुछ नए उभरते सितारों ने अपना रंग जमाया, तो कई पुराने दिग्गज खिलाड़ियों ने भी कई कैटेगरीज में अवार्ड जीते। कम कीमत में शानदार फोन के तौर पर यूनिक ने बाजी मारी, तो वहीं सैमसंग गैलेक्सी S6 एज को मिला सबसे स्टाइलिश फोन का खिताब। दूसरे कौन से गैजेट्स और एप्स ने दिखाए अपने जलवे इस अवार्ड्स में, देखते हैं ये रिपोर्ट। टेक गुरु अवार्ड्स के लिए गैजेट्स और एप्स में कड़ा मुकाबला था। 19 अलग अलग कैटेगरी में जिन प्रोडक्ट्स ने बाजी मारी, उनमें कम कीमत में शानदार फीचर्स के लिए बेस्ट सस्ता सुंदर टिकाऊ फोन का अवार्ड मिला है यूनिक फोन को, जबकि बेस्ट पैसा वसूल फोन का अवार्ड जीता है मोटोरोला के फोन मोटो एक्स प्ले ने। सैमसंग गैलेक्सी S6 एज को शानदार डिजाइन के लिए मोस्ट स्टाइलिश फोन का अवार्ड मिला है। टेक गुरु अवार्ड्स में एप्स के लिए भी अवार्ड दिए गए। मूवी टिकट बुकिंग ऐप बुक माई शो को बेस्ट लाइफ बनाए इजी ऐप का अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट इनोवेटिव ऐप का अवार्ड एम इंडिकेटर को मिला है। आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए फिटबिट चार्ज HR को बेस्ट फिटनेस गैजेट के सम्मान से नवाजा गया। वहीं एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट टाइम पास ऐप का सम्मान YouTube को मिला है। बेस्ट स्मार्टफोन के लिए व्यूअर चॉइस अवार्ड लेनोवो K3 नोट को मिला है। वहीं टेक डेब्यूटेंट कंपनी का अवार्ड Xiaomi को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अब तक हमने बात करी है डिफेंस स्टॉक्स की और बात करी है कमोडिटी ब्रोकिंग हाउस के लिए जिस तरह से अच्छी खबर आई है, तो कमोडिटी शेयरों की ब्रेक के बाद कई और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। इस सब पर बात होगी। सुमित बगड़िया और अम्बरीश बलिगा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सिमी और विकास हमारे साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट तो बने हुए हैं विकास सेठी और सिमी भौमिक, और अब हमारे साथ सुमित बगड़िया और अम्बरीश बलिगा भी जुड़ चुके हैं। सुमित से जानेंगे कि FNO की क्या स्ट्रेटजी है, अम्बरीश से जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज देखने को मिलेगा। हाय सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले बाजार पर आपकी क्या राय है, क्या तेजी का सिलसिला और आगे बढ़ेगा या कंसोलिडेशन का दौर आज के दिन देखने को मिलेगा? गुड मॉर्निंग हेमंत। ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में जिस हिसाब से ये तेजी बन रही है कंटिन्यू रहेगी। ऊपर में शायद 7,800 7,900 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। छोटा मोटा करेक्शन 40-50 पॉइंट का शायद पॉसिबल है, आए तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिलहाल मंदी के कोई या करेक्शन के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि 7700 के ऊपर कल निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, तो इमीडिएटली 7,800 के लिए ओपन हो चुका है निफ्टी, और अगर 7,800 ब्रेक करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम मार्च एक्सपायरी के अंदर 7,930-950 के लेवल भी देख सकते हैं। आई थिंक निफ्टी को एक बार प्रेजेंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है, या फिर प्रेजेंट लेवल से कोई 30-40 पॉइंट का करेक्शन आता है तो बाय करना। ओके, तो बाय करना चाहिए कि 7,950 तक की बात कर रहे हैं सीरीज के लिए। सुमित शायद डिस्कनेक्ट हो गए, नहीं तो मैं सुमित को पूछने वाला था कि सुमित को पता तो है ना कि गुरुवार और शुक्रवार को छुट्टी है लेकिन एक्सपायरी चलिए अगला हफ्ता है, अभी काफी टाइम है आपके पास में एक्सपायरी में, और इस सीरीज में 7,900 7,930 तक के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। तो बुलिश रहे, करेक्शन आए, खरीदारी करें। लेकिन एक स्टॉक जहां शायद खरीदारी का मौका मिले, चार्ट पर पूछ लूं सिमी से, JMC प्रोजेक्ट्स। सिमी बताएं, 930 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं इस कंपनी को, क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको, खरीदारी का मौका है क्या, और यदि हाँ तो लेवल्स क्या हैं? देखिए अनिल जी, चार्ट्स पर उतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है, पर आज जैसे खबर में है तो देखना पड़ेगा कि ऊपर में 208 से 10 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट 210 के ऊपर जाके अगर मेंटेन करता है तब भी मिलेगा, और उसके बाद इसका टारगेट 220 से 225 का भी हो सकता है, पर 208 से 10 का रेंज के बाद ही खरीदारी करना बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस रेंज को पार करना इस स्टॉक के लिए मुश्किल हो सकता था नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, पर अभी 210 के ऊपर बाइंग। ओके, तो JNC प्रोजेक्ट्स के चार्ट्स आपको इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसकी पेरेंट कंपनी के चार्ट्स ही देखकर बताइए। कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन ये इसकी पेरेंट कंपनी है, क्या इसके चार्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इस खबर पर उस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है पॉजिटिव साइड पर? जी बिल्कुल हेमंत, बिल्कुल सही कहा। JMC प्रोजेक्ट्स का चार्ट काफी बेहतरीन है। इनफैक्ट एक पेनन जैसा फॉर्मेशन इसमें था, और उसका ब्रेकआउट शायद मिल सकता है 200 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो। कल का क्लोजिंग 195 के आसपास हुआ था, तो 200 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है जो एक सॉसर को कंप्लीट करेगा, और सॉसर का जो ब्रेकआउट आ रहा है वो एक पेनन का ब्रेकआउट के साथ, मतलब इसमें दम है। चार्ट देख के लग रहा है कि 200 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है डिसाइसिवली तो 25 से 40 रुपया का मतलब अपसाइड इसमें खुल जाता है, तो इसमें वेटेज देना पड़ेगा टेक्निकल पैरामीटर्स में। ओके, भारतीय एयरटेल, इस स्टॉक पर राय दें आप अम्बरीश। दो खबरें हैं, एक तो ये कि जो कॉल ड्रॉप वाले मामले में सुनवाई एक हफ्ते तक के लिए टल गई, एक हफ्ते की रिलीफ है इन तमाम टेलीकॉम कंपनियों को, लेकिन भारतीय के लिए स्पेशली जो खबर है वो ये कि तंजानिया का जो इनका टावर कारोबार है वो भी 1194 करोड़ रुपए में ATC अमेरिकन टावर कंपनी को ये बेच चुके हैं, ये डील हो गई है। तो जो कुछ भी इनके अफ्रीका के कारोबार में दिक्कतें हैं धीमे धीमे वो बेच रहे हैं, कम कर रहे हैं। हाँ। खरीदेंगे क्या इतनी पिटाई होने के बाद, या फिर जब तक ये कोल्ड ड्रॉप वाला मामला नहीं निपटा तब तक थोड़ा सावधान रहें? पूरे हाँ, मैं तो बेरिश ही था लास्ट 15-18 महीने से, और हो गया नीचे भी आ गया सर। हाँ, और अभी भी बेरिश हूँ, एटलीस्ट फॉर द फोर्सेबल नेक्स्ट 6 to 12 months। क्योंकि एक है कॉल ड्रॉप का मामला, दूसरा है रिलायंस जियो का जो डिलेड हो रहा है लॉन्च, पर फिर भी लॉन्च तो होने वाला है इन द नेक्स्ट 3 or 4 months। तो उसके कारण आई एम लाइक बेरिश ऑन द ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस। बट देन आफ्टर year and a half शायद उस वक्त लेना चाहिए भारती। आई मीन एट लोअर लेवल्स इट्स वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ से और एक 25-30 तक का नीचे मिले,
because if you're talking of telecom over the next foreseeable 5 to 8 years, I think there'll be a huge growth. क्योंकि Reliance Jio का launch also will increase the data market for telecom overall. तो उसके बाद शायद भारती लेना चाहिए, अभी नहीं. ओके, चलिए, तो ये रहा है भारती पर का। हमने देखा था एक दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर इस शेयर ने समाप्ति दी थी। इंडोको रेमेडीज ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर सिमी आपसे राय लेना चाहता हूं। इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? यूएस एफडीए की तरफ से काफी दिनों के बाद कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं इस कंपनी के लिए। एक स्टेप और आगे बढ़ी है यूएस एफडीए इसके गोवा प्लांट को मंजूरी देने के लिए कुछ दवाओं को। ये बताइए, चार्ट्स में कुछ दम है क्या? जी बिल्कुल दम नहीं है। इनफैक्ट चार्ट में जितना वीकनेस है उसके बाद लग रहा है कि ये स्टॉक अगर 285 का रेंज क्रॉस नहीं करेगा तो इसमें जो डाउन ट्रेंड है वो मेंटेन होगा और उस डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक 240 का लेवल भी छू सकता है। इसमें मेरा कहीं भी कोई भी तरफ से बाई सिग्नल नहीं है, मैं नहीं देख रही हूँ और मैं नहीं दे सकती। इनफैक्ट अगर रैली मिलता है कोई भी न्यूज के चलते, मुझे लगता है कि उसमें सेल करके निकल जाना ही, एग्जिस्टिंग पोजीशन भी निकल जाना ही बेहतर है। ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। चलिए, तो सिमी फार्मा स्टॉक्स में तो बुलिश है ही नहीं, और इंडिगो में अगर अच्छी खबर आ गई बढ़िया बात है, उछाल में बिकवाली करें, ये है उनकी राय। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मुझे सुमित से पूछना है बैंक निफ्टी के बारे में। 16,000 के बेहद करीब क्या पार करेगा और तेजी होगी, और साथ ही कौन से बैंकिंग शेयर हैं जहां पर ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है। एक्सिस बैंक तो बताया सिमी ने आज बेस्ट पिक के तौर पर, और कौन से शेयर आप ट्रेड करेंगे जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है सिमी भौमिक, सुमित बगड़िया, अमरीश बलीगा और विकास सेठी, और फोकस करेंगे हम अब बैंक निफ्टी पर। सुमित, 16,000 के पार निकलेगा क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, थोड़ा अटकना चाहिए या फिर नॉन स्टॉप ऊपर ही है तेजी? और अगर एक कोई बैंक शेयर आज आपको खरीदना हो तो वो कौन सा होगा? अनिल जी, थोड़ा सा एक पॉज तो ले सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार ये ब्रेक कर देगा, बिकॉज 15,500 15,700 को ब्रेक करने में बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम लगाया था, और उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को हमको मिला है। तो वो ब्रेकआउट कंटिन्यू मूव होना चाहिए 16,300 16,500 के लेवल तक। आई थिंक बैंक निफ्टी में प्रेजेंट लेवल पे 15,900 के आसपास भी सही बाय रहेगा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 15,700 का स्टॉप लॉस सही रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। इमीडिएटली टारगेट 16,300 16,500 के लिए हम खेल सकते हैं 3 से 4 दिनों के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। और जहां तक स्टॉक सिलेक्शन की बात है, बहुत से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं बैंकिंग के अंदर। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अगर एक स्टॉक सिलेक्ट करना है तो एसबीआई पे हमने बाय कॉल इनिशिएट किया हुआ है। एसबीआई हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही 200 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमको 15 से 20 रुपए का मूव और देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक 215 220 के लेवल दिखा सकता है। आई थिंक एसबीआई बैंक को बाय कर सकते हैं प्रेजेंट लेवल्स पे भी। जब तक ये दोबारा अब 190 के नीचे नहीं जाता है तब तक स्टॉक स्ट्रांग हो गया है, और जैसे ही 200 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको ऊपर में 215 से 220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पीएसयू बैंक, एसबीआई के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और वैसे भी देखिए, पीएसयू बैंकिंग स्पेस ने क्या आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस पूरी सीरीज में। 21% का जंप देखने को मिला है पीएसयू बैंक निफ्टी में। एक अच्छी रैली यहां पर बनी है। कल भी हमने देखा था यही स्पेस सबसे ज्यादा एक्टिव थी, और एक और तेजी देखने को मिली है इस पूरे महीने, वो है मेटल कंपनियों में। 15% का जोरदार उछाल इस सीरीज में अब तक हो चुका है। और सुमित, आपसे राय जानना चाहता हूं, कोई मेटल स्टॉक्स जो आपको पसंद हो, क्योंकि कल स्टील सेक्रेटरी ने जिस तरह के बयान दिए हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। वो कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल पैकेज वो दे सकते हैं स्टील सेक्टर के लिए, और ये पैकेज 2 महीने के भीतर आ सकता है। बड़ी खबर है। ये बताइए, कोई स्टील कंपनी है घरेलू जिस पर आप बुलिश हो, चार्ट्स पर अच्छी लगती हो, एफएनओ में अच्छी पोजीशंस बनी हुई हो जिसमें? देखिए, मेटल्स के अंदर हमको एक मूव देखने को मिल रहा है, और मेटल्स के बहुत सारे स्टॉक्स में हमने एक मूव देखा भी है। और अगर हम एलएमई में भी ट्रैक करें तो बेस मेटल्स के अंदर हमको एक मूव देखने को मिल रहा है तेजी का। जहां तक स्टॉक्स की बात है, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, ये सभी स्टॉक्स के अंदर भी एक मूव देखने को मिल रहा है, और हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्ते 10 दिनों में एक अच्छा मूव और देखने को मिलेगा। अगर एक स्टॉक अभी प्रेजेंटली सिलेक्ट करना हो तो वेदांता को सिलेक्ट किया जा सकता है। 94 के आसपास शायद इसका कल का क्लोजिंग है। ये स्टॉक जब तक अब नीचे में 87 88 के नीचे नहीं जाता है तब तक स्टॉक स्ट्रांग है, और ऊपर में हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार हमको ये 3 डिजिट देखने मिल जाएगा, यानी 100 रुपए जैसे ही क्रॉस करेगा तो 109 110 के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मेटल्स के अंदर हमको तीनों चारों स्टॉक ही अच्छे लग रहे हैं। हिंडाल्को भी अच्छा लग रहा है, वेदांता भी अच्छा लग रहा है, टाटा स्टील भी अच्छा लग रहा है, और जेएसडब्ल्यू स्टील भी अच्छा लग रहा है। तो ये तीनों चारों स्टॉक्स में से एक बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। एक पिक अगर किसी को सिलेक्ट करना हो तो वेदांता भी ले ले 87 के स्टॉप लॉस से, 99 और 109 का टारगेट।
सब कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो सुमित को सारे बहुत बुलिश हैं। देखिए 7,930 के टारगेट्स उनके निफ्टी पे भी हैं इस सीरीज के, और मुझे याद है सबसे पहले वो तेजी में आए थे निफ्टी में। जब बार बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस किया है, और एफएनओ में भी जब हम 7,400 के आसपास जब सुमित को पूछते थे 7,500 पार करेगा या नहीं करेगा, तो वो कॉन्फिडेंस पूरा था। अच्छा सुमित, ये कल से जो थोड़ा एक्शन बढ़ा है L&T भेल जैसे स्टॉक्स में, कैपिटल गुड्स में, क्या खरीदना चाहिए? L&T भी अब लगभग आम राय बन रही है लोगों की खरीदारी करने के लिए। अनिल जी, एक चीज तो पहले मैं बोलना चाहूंगा कि तेजी में बुल को उठाने के लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग है। जब बजट वाले दिन आप लोगों ने बुल को उठाया था रवि। जहां तक L&T का सवाल है, L&T के अंदर जी बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल L&T के अंदर एक अच्छा खासा हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इनफैक्ट L&T ने बहुत दिनों से मूव नहीं दिखाया है। अब L&T का मूव यहां से आना चाहिए। L&T 1225, 1230 ये लेवल का एक रेजिस्टेंस है। जैसे ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, 1230 का क्लोजिंग ले लीजिए, 1230 जैसे ही ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 से 150 रुपए की चाल हमको L&T के अंदर देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक अगर किसी को कॉल लेना तो 1200 का कॉल ले सकते हैं, 35 से 40 रुपए के आसपास। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर में 80 रुपए तक के टारगेट रख के मान के चलने चाहिए। हो सकता है हफ्ते 10 दिन में हमको ये लेवल्स देखने को मिल जाए, तो L&T में बाय का व्यू रहेगा प्रेजेंट लेवल्स पे। और सुमित की ये पिक है L&T की, आज ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिहाज से 1200 का कॉल खरीदें, 35-40 रुपए के आसपास, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, लक्ष्य 70 से 80। तो कैपिटल गुड शेयरों में L&T पर रखें नजर आएगी ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन पर कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि शुरुआत में सुस्ती के संकेत है। SGX निफ्टी से खुलने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या थोड़ा फिसलेंगे। साथ ही रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर, लेकर आएंगे आपके लिए FI ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट और स्टॉक 2020 का अपडेट। इस छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में करेंगे आपका स्वागत।